हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेटा ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। पिछले वीडियो में नील्स बोर के परमाणु मॉडल की बात की थी, काफ़ी कुछ पॉइंट हमने डिस्कशन किए थे और ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि नील्स बोर ने कोई अलग से अपना मॉडल नहीं दिया, उन्होंने तो कमियों को दूर किया था। किसकी? रदरफोर्ड की। और रदरफोर्ड की 3 कमियां मैंने आपको पढ़ाई थी, एक्सप्लेन भी किया था अच्छे तरीके से। एक पॉइंट नील्स बोर का बच रहा है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो आप ध्यान देना। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि नील्स बोर ने भी अपने मॉडल में कौन सी कमियां छोड़ दी, तो ध्यान देना। पॉइंट नंबर 4, तीन पॉइंट तो आपको वो कमियों से दर्शाने हैं इसके मॉडल में। चौथा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में या इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π राशि का पूर्ण गुणज होता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। देखो क्या लिखा मैंने। नील्स बोर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हर किसी कक्षा में नहीं घूमता, या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ऐसी हर जगह नहीं घूम सकता। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। देखो ध्यान देना, ये नाभिक, ये क्या है? नाभिक, और ये है पहली क्लास। मान लो ये हाइड्रोजन परमाणु का डायग्राम बना रहा हूं मैं। किसका डायग्राम है? हाइड्रोजन एटम का। किसका? हाइड्रोजन परमाणु की मान लो ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। अब जो पहली कक्षा की दूरी है वो ऐसे मान लो 53 पिकोमीटर होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा की जो त्रिज्या नाभिक से लेकर परिधि तक, जिसे तो आप जैसे मान लो कोई गोला है तो सेंटर पॉइंट से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या ही बोलते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए नाभिक से लेकर प्रथम कोश की दूरी कितनी होती है? 53 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है? मीटर का छोटा भाई, यानी कि 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है। ध्यान दे लो, 10⁻12 पिकोमीटर। और अगर पिकोमीटर में मीटर चेक करना चाहो तो 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर। तो नाभिक से लेकर प्रथम कोश की दूरी कितनी है? 53 मीटर। नाभिक से लेकर दूसरे कोश की दूरी, यानी कि नाभिक से लेकर दूसरे कोश तक की जो दूरी, ये भी त्रिज्या होगी। ये कितनी होगी? 212 पिकोमीटर। 212 पिकोमीटर। देखो ये चीज फिक्स है और ये चीज मैं बता रहा हूँ सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, सबके लिए अलग अलग है। अब आप यहाँ से सोच सकते हो कि ये 53 पिकोमीटर कैसे आया, इसका पता कैसे लगाया? या 53 के बाद में 212 ही क्यों आ रहा है? 53 के बाद में 54 क्यों नहीं आया? 55 क्यों नहीं आया? 70 क्यों नहीं आया? 80 क्यों नहीं आया? इनके बीच में तो बहुत सारे गोले बन सकते थे। अरे इनके बीच में तो हजारों क्लास आ सकती थी, लेकिन 53 के बाद में 212 ही क्यों आ रहा है? वही चीज मैं समझाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन कोई ऐरा गहरा नहीं है, या इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कहीं पर भी घूमने लग गया। इलेक्ट्रॉन या तो इस कक्षा में घूमेगा या फिर इसके बाद इतनी दूरी पर 212 पर जाकर घूमेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में घूम रहा है, नहीं। ये जो जगह है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमता है। ये जो जगह है ना बीच में जो दिख रही है, इनको बोला जाता है नोडीय तल। इस जगह को क्या बोलेंगे? नोडीय तल। और नोडीय तल वह जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल जीरो, बिल्कुल नेगलेक्ट है। यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। अब मुद्दे पर आओ। मेन बात यह है
कि पहली कक्षा की दूरी 53 पिकोमीटर, दूसरी कक्षा की दूरी 212 पिकोमीटर, और ये बात किसके लिए चल रही है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आप बोलोगे सर ये कैसे फिक्स हो गया, ये दूरियां कहाँ से निकाली? तो वो देखो दूरी निकलेगी इस फॉर्मूले से। अब ध्यान देना, पूरा पॉइंट समझना। ये पॉइंट है mvr इक्वल NH/2π। पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, r क्या है? इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, n क्या है? कक्षाओं की संख्या 1 2 3 4, h क्या है? प्लांक नियतांक, वही प्लांक जिसने नील्स बोर की हेल्प की थी, ठीक है? प्लांक नियतांक 2 आप जानते हो, पाई का मान आप जानते हो। अब सुनना ध्यान से, पहले आप देखो संवेग, इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है? mvr। और संवेग एक तरीके से वेग ही होता है, बस उसके साथ द्रव्यमान ऐड हो जाता है। संवेग को एक तरीके से आप क्या मान सकते हो? वेग, स्पीड, वेलोसिटी, लेकिन उसके साथ अगर द्रव्यमान भी जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? संवेग। तो आप सोचो कि कोई इलेक्ट्रॉन कितने द्रव्यमान के साथ, कितने वेग और कितनी दूरी पर नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा जिसमें उसका संवेग इस राशि का पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन का संवेग आएगा वो एक पूरी राशि होना चाहिए। इस राशि का मान अगर 1 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमेगा। इस राशि का मान अगर n का मान हमने 2 ले लिया तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूमेगा। n का मान अगर 3 ले लिया तो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में घूमेगा। लेकिन ध्यान रखना, कोणीय संवेग NH/2π का मान 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, एक पूरी राशि हो सकती है, लेकिन अपूर्ण राशि नहीं हो सकती है। अगर 1.5 आया, 2.75 आया, 3.15 आया तो ये तो कोई क्लास ही नहीं है। 1.5 कौन सी क्लास हुई बताना? डेड क्लास कौन सी? इसमें कहाँ घूमेगा इलेक्ट्रॉन? ये 2.25 कौन सी क्लास होगी? 2.75। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा? नहीं घूम सकता। मतलब ये एक अपूर्ण राशि है। ये कैसी राशि है? अपूर्ण। और ये एक कैसी राशि हो गई? पूर्ण। तो mvr जो कोणीय संवेग है उसका मान पूरा होना चाहिए, बस। कोणीय संवेग mvr NH/2π का पूर्ण गुणज मतलब होल मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसे अपूर्ण मान नहीं आने चाहिए। अगर n का मान 1 है तो पहली क्लास, n का मान 2 है तो दूसरी क्लास, n का मान 3 लिया है तो तीसरी क्लास। समझ गए? लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये त्रिज्या कैसे निकाली? ये 53 पिकोमीटर कैसे आई? ये 212 पिकोमीटर कैसे आई? तो वो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। देखो कैसे, mvr इक्वल NH/2π, ठीक है? r यहाँ पे रह जाएगा तो NH/2π mv कहाँ चला जाएगा? यहाँ से। तो बताओ r निकल जाएगा यहाँ से। n का मान आप 1 2 3 4 जो भी रखो, 2 का मान जानते हो, पाई का मान जानते हो, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है वो बता ही रखा है, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है वो पता ही है, और h जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, ठीक है? ये किसका मान है? h का मान। तो ऐसे इन सब का मान डालकर अगर n का मान 1 लिया है तो r निकल जाएगा इतना। n का मान अगर 2 लिया तो दूसरी क्लास की दूरी, 3 लिया तो तीसरी क्लास की दूरी आ जाएगी। बस इस प्रकार रेडियस का पता लगाकर इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का पता लगाया जा सकता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उनका कोणीय संवेग mvr इस राशि का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमी क्या रही वो ये भी सुन लो तुम। नील्स बोर मॉडल की 2 कमियां हैं। पहली कमी कि नील्स बोर का जो मॉडल है वो अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं को नहीं समझा सका। नील्स बोर का मॉडल हाइड्रोजन जैसे एटम को ही समझाने में सक्सेस रहा है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? कम। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो, मतलब ज्यादा पहुंच गई, उन परमाणुओं की जानकारी नील्स बोर मॉडल नहीं देता है। तो नील्स बोर मॉडल की कमियां क्या रही? पहली कमी, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की जानकारी नहीं देता है।
अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की जानकारी नहीं देता है। नंबर टू ये है कि कोई भी दो तत्व आपस में जुड़कर जिस रासायनिक बंध से उन्होंने जुड़कर अणु का निर्माण किया है, या आप ऐसे बोल सकते हो दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु। तो आपको ये भी पता है कि अणु बनेगा तो उन दोनों के बीच में रासायनिक बंध भी होगा। इस रासायनिक बंध की जानकारी भी नील्स बोर परमाणु मॉडल नहीं देता है। परमाणुओं से बने अणु, परमाणुओं से बने अणुओं में रासायनिक बंधों की जानकारी, रासायनिक बंधों की जानकारी यह मॉडल नहीं देता है। तो ये लो, ये नील्स बोर मॉडल तो क्या हो गया, कंप्लीट। अब इस टॉपिक में 2 या 3 चीजें और बची इंपॉर्टेंट, वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो 2 टॉपिक बच रहे हैं, एक समभारिक और एक समस्थानिक। तो सबसे पहले बात करें समस्थानिक। आइसोटोप, देखो समस्थानिक तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, समभारिक तत्व कहलाते हैं। जिनका परमाणु क्रमांक कैसा हो, समान, किंतु परमाणु भार कैसा है, असमान। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो कैसा है, समान, लेकिन परमाणु भार कैसा होता है, असमान। कौन से तत्व कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। देखो अभी समझ जाओगे आप, बस आप रेगुलर रहो वीडियो के साथ, ऐसे कैसे चीज समझ में आएगी। इतना सा माइंड में डाल लो, समस्थानिक वे तत्व होते हैं, मतलब एक से ज्यादा आने वाले हैं, वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम हो, ठीक है, और जिनके परमाणु भार एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप एलिमेंट्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक बताए मैंने, 3। अब 3 कौन कौन से होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो मुझे बताओ, ये हम पढ़ चुके हैं, जो नीचे लिखते हैं, किसी भी तत्व के नीचे लिखते हैं वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और तत्व की जो ऊपर लिखा जाता है उसे परमाणु भार, ठीक है। नीचे परमाणु क्रमांक, ऊपर परमाणु भार। तो आप देखो नीचे वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक समान आ रहा है, क्या, कितना आ रहा है, 1। तो ये कैसा हुआ, समान का मतलब इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका समान है परमाणु क्रमांक। और परमाणु भार क्या आ रहा है, अलग अलग। तो वही तो डेफिनेशन है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक कैसा हो, समान। देख लो 3 तत्व हैं, 1 2 3। समस्थानिक का मतलब होता है एक ही तत्व के एक से अधिक रूप, एक ही तत्व के एक से अधिक रूप, बस वो फर्क कहाँ पे आ रहा है, परमाणु भार में। तो इस हाइड्रोजन के 3 रूप है, हाइड्रोजन के कितने रूप है, 3 रूप। तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, 1 है, ठीक है, लेकिन तीनों का परमाणु भार अलग अलग है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन के कितने रूप हो गए, 3 रूप हो गए। और ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक। जरूरी नहीं हाइड्रोजन के समस्थानिक हो, कार्बन के भी हैं, नाइट्रोजन के भी है, ऑक्सीजन के भी है, सबके समस्थानिक है। तो इसका नाम तो देखो हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन है, ये तो ओरिजिनल क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास हर चीज एक होती है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, संयोजकता 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 तत्व, सब चीज 1 है। इसका नाम है 2 आ रहा ना, इसका नाम ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ऐसे नाइट्रोजन के भी समस्थानिक होते हैं,
कार्बन के भी होते हैं, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 12 और 14। तो देखो कार्बन के 2 रूप, परमाणु क्रमांक समान है ना, 6, परमाणु भार अलग अलग है। ऐसे नाइट्रोजन के भी होते हैं 7, 14 और 16। ऐसे ऑक्सीजन के भी होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं ऑक्सीजन के, 8, 16, 17 और 18। नहीं, नाइट्रोजन का ये शायद 16 नहीं है, इसको छोड़ो एक बार, नाइट्रोजन का श्योर नहीं है। अब कार्बन ऑक्सीजन पर ध्यान दो, कार्बन के भी 2 समस्थानिक है, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। इन सबका परमाणु क्रमांक कितना आ रहा है, 8, लेकिन परमाणु भार सबका अलग अलग होता है। तो ये हमने पढ़ा समस्थानिक वाला टॉपिक। अब इसके साथ एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, वो ये है समस्थानिकों के उपयोग। समस्थानिकों के उपयोग है, तो वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं। देखो समस्थानिकों के उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग ये है कि यूरेनियम एक तत्व है, ठीक है। यूरेनियम जैसे तत्वों के समस्थानिक, यूरेनियम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। अब यूरेनियम 235, यूरेनियम 237, ये यूरेनियम के क्या है, समस्थानिक है। यूरेनियम जैसे समस्थानिकों का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में काम में आता है। ये सुन लो, कोई अलग से चीज नहीं है, ये यूरेनियम है। यूरेनियम 92 नंबर पर पाया जाता है। कितने नंबर पर आता है, 92। लेकिन इसके 2 रूप होते हैं, एक तो 235 और 237, सॉरी 237। ये परमाणु भार है यूरेनियम का। तो यूरेनियम जैसे तत्वों का उपयोग कहाँ पे हो रहा है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। दूसरा उपयोग सोडियम के समस्थानिकों का उपयोग, सोडियम के समस्थानिक का उपयोग कहाँ पर होता है, रक्त संचरण में, ठीक है। सोडियम के भी एक से ज़्यादा रूप होते हैं और सोडियम का उपयोग कहाँ पर होता है, ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड को फ्लो करने में, रक्त को संचरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, एक है आयोडीन एवं कोबाल्ट, आयोडीन एवं कोबाल्ट, ये दोनों तत्व हैं और इनके समस्थानिकों का यूज कहाँ पर होता है। आयोडीन का तो यूज होता है घेंगा रोग में और कोबाल्ट का यूज होता है कैंसर में, ठीक है। आयोडीन का उपयोग घेंगा, जो गले का रोग होता है ना, गलगंड रोग, उसको सही करने में, और कोबाल्ट का यूज कहाँ पर होता है, कैंसर के अंदर। एक और उपयोग है, और एक उपयोग यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्रियाविधि को समझने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो ये लो, ये समस्थानिक वाला टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक टॉपिक बच रहा है समभारिक, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।